नमस्कार दोस्तों, मार्केट टॉक हिंदी में आपका स्वागत है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी लार टपकने लगेगी ये देखकर कि मार्केट कितना बड़ा है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा विश्लेषण है जो आपकी सोच को बदल के रख देगा। क्यों आपको मार्केट में पैसे लगाना चाहिए, मार्केट की ज़रूरत क्यों है, मार्केट के कितने प्रकार होते हैं, सब आपको पता चलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मार्केट की ज़रूरत क्यों है। विकसित देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं। विकासशील देशों को यदि विकसित होना है तो विकसित देशों की जो सिस्टम है, तंत्र है, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो तंत्र है वो यहाँ पे अपने देश में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब वो तंत्र जो है वो विभिन्न प्रकार के एलिमेंट से बनेगा और वित्तीय तंत्र बनाने में जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल मार्केट, मतलब वित्तीय बाजार होते हैं, फाइनेंशियल संस्थान होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, फाइनेंशियल असेट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। ये चार प्रकार के जो कंपोनेंट हैं वो वित्तीय तंत्र को बनाते हैं, जो कि विकसित देश में ऐसा ही एक सिस्टम होता है। फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है विकसित देशों में। तो दोस्तों, आपको ये पता चल गया कि जो यदि किसी विकासशील देश को विकसित होना है तो विकसित देशों में जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, प्रोसीजर है या सिस्टम है, उसको अपने देश में लागू करना होगा। क्यों लागू करना होगा? क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए फंड की ज़रूरत होती है, कंपनी चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है। तो फंड का प्रवाह जो है सभी मतलब एंटिटी को बराबर मिलता रहे, बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। ट्रांसफ़र ऑफ फंड जो है वो बैलेंस रहे, बिना किसी डिफ़ॉल्ट के होता रहे और उसकी मॉनिटरिंग भी होती रहे। इसलिए एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाना पड़ता है सरकार को। तो बाज़ार जो है, शेयर बाज़ार या बाद में मैं इस पर बात करने वाला हूँ बाज़ार के प्रकारों के बारे में। वित्तीय बाज़ार जो है एक तंत्र है, तंत्र का एक कंपोनेंट है, मतलब एलिमेंट है, जो एक टोटल सिस्टम बना है उसका एक सब सिस्टम है और महत्वपूर्ण। मतलब यदि हम कहें कि जैसे गाड़ी में 4 टायर होते हैं, 4 व्हीलर में एक 4 टायर होते हैं, वैसे ही जो हमारा जो वित्तीय तंत्र है उसका एक टायर है वित्तीय बाज़ार, जिसमें शेयर बाज़ार भी आता है। दूसरा टायर है वित्तीय संस्थान, जिसमें आपके बैंक आते हैं, एनबीएफसी आ जाते हैं। तीसरा टायर है फाइनेंशियल असेट इंस्ट्रूमेंट, जो वित्तीय प्रपत्र होते हैं या और चौथा जो टायर है वो सर्विस, वित्तीय जो सेवाएं हैं आपको मिलती हैं, वो चौथा टायर बोल सकते हैं हम। तो ये सिंपल भाषा में 4 टायर है। ठीक है। अब दोस्तों, आप स्टेपनी के बारे में मत पूछना क्योंकि इसमें जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके 4 कंपोनेंट मेनली होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। विकसित देशों में ऐसा ही चलता है। ठीक है। तो अब आपको दूसरा पॉइंट है, हमारा दूसरा पॉइंट क्या था कि आपको मार्केट में पैसा क्यों लगाना चाहिए। इसके बाद हम मतलब आप मार्केट में आपको पैसे लगाने की ज़रूरत क्यों है या मार्केट की ज़रूरत क्यों है, मार्केट क्यों एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप पैसा जो है सेव करते हैं, बैंक में सेव करते हैं, बैंक डिपॉजिट में सेव करते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, महंगाई जो है वो बढ़ती जाती है, साल दर साल महंगाई बढ़ती है। अपन जैसे मान लेते हैं कि 8% के हिसाब से यदि महंगाई बढ़ रही तो बैंक आपको ब्याज देगा बचत खाते पे 4%। मतलब महंगाई 8% बढ़ रही है, ब्याज मिल रहा है आपको 4%। तो बचत खाते में आपका जो पैसा है 4% प्रतिवर्ष की दर से कम होता जाएगा दोस्तों। और यदि आप थोड़ा स्मार्ट हैं और एफडी कर लेते हैं तो एफडी में क्या होगा, 7-8% मिलेंगे, लेकिन आपका पैसा जो है लॉक हो जाएगा पूरी तरह से। और वो बैंक जो आपका जो पैसा है ब्याज पर किसी और को दे देगा। आपके पैसे से बैंक को कमाई होगी ब्याज की, 5 से 7% बैंक कमा लेगा। आप नहीं कमा सकते, आप रिस्क नहीं ले सकते, तो बैंक रिस्क लेगा, बैंक कमाएगा। बैंक किसी और को लोन देगा रिस्क लेके। अगर रिस्क ही ले रहा ना बैंक, तब तो कमा पा रहा है। तो रिस्क लेने की ज़रूरत है। तो यदि आप रिस्क ले लेंगे तो आप ज़्यादा कमा लेंगे, इक्विटी मार्केट से या कहीं से भी। आपको चाहिए सुरक्षा, तो बैंक आपको सुरक्षा देता है, वो रिस्क ले लेता है, वो लोन दे देता है, वो कमा रहा है 5-7%, आपको वो उतना ही दे रहा है, आपका पैसा उतना ही है, 1 साल बाद भी आपका उतना ही है। और तो और यदि महंगाई साल दर साल बढ़ रही है तो जो आपका पैसा है, आप देख रहे हैं महंगाई यदि साल दर साल बढ़ रही तो आपका पैसा वैसे ही कम होता जाएगा। आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ती ही जा रही है, खर्चे आपके बढ़ते ही जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कंपनियों की भी, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी बढ़ते जा रही है, कंपनियों के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो है, यदि आपको ज़्यादा अपना जो सरप्लस फंड है उस पर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको वित्तीय बाजारों में पैसा लगाना ही पड़ेगा। आप जो बैंक ब्याज के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि विकसित देशों में जनरली इंटरेस्ट कम ही होते हैं
और भारत जब विकसित हो जाएगा तो यहाँ पे अभी ब्याज दर बिल्कुल 1-2% या उसके आसपास ही पहुंचने वाली हैं दोस्तों। अभी आपको ज़्यादा मिल रहे होंगे 4%, आगे चल के 1 या 2% मिलने वाली हैं दोस्तों। तो हम देख लेते हैं कि शेयर बाज़ार में आप या पैसा लगाते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बाज़ारों के प्रकार, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि शेयर बाज़ार के बारे में। ये देखिए, मार्केट के होते हैं 4 प्रकार। थोड़ा आपका इंटरेस्ट मतलब आ जाएगा मार्केट में, ये जानने के बाद कि आप कितना कमा सकते हैं मार्केट से, या इनकी मार्केट की टोटल वैल्यू क्या है वो समझने के बाद। तो हम देखें शेयर बाज़ार की जो दुनिया भर के शेयर बाज़ारों की जो कुल वैल्यू है वो 90 खरब डॉलर है। यहाँ रुपए की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम डॉलर की बात कर रहे हैं। 75 रुपए के आसपास $1 है अभी वैल्यू। तो 90 खरब डॉलर है दुनिया भर के सारे शेयर बाज़ारों की वैल्यू। मार्केट के होते हैं 4 प्रकार, एक होता है शेयर बाज़ार, एक होता है कमोडिटी बाज़ार, एक होता है ऋण बाज़ार मतलब डेट मार्केट, और एक होता है मुद्रा बाज़ार मतलब करेंसी मार्केट। तो दोस्तों, शेयर बाज़ार से 10 गुना बड़ा होता है कमोडिटी बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार से 10 गुना बड़ा होता है ऋण बाज़ार, और ऋण बाज़ार से 10 गुना बड़ा होता है मुद्रा बाज़ार। तो शेयर बाज़ार एक सबसे छोटा बाज़ार है। हम यहाँ बात करेंगे सबसे छोटे बाज़ार की, उसको सबसे छोटे को ही समझेंगे। यहाँ पे कमोडिटी बाज़ार की जब हम बात करें तो 20 खरब डॉलर प्रतिवर्ष की ट्रेडिंग होती है कमोडिटी में। ऋण बाज़ार डेट मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है प्रतिवर्ष की $100 खरब 100 खरब डॉलर प्रतिवर्ष की ट्रेडिंग होती है ऋण बाज़ार में डेट मार्केट में। और मुद्रा बाज़ार की बात करें दोस्तों तो मुद्रा बाज़ार में प्रतिदिन की जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है अक्रॉस द मतलब पूरा दुनिया में, वो मतलब 6.6 खरब डॉलर प्रतिदिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये लास्ट ईयर के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनका यदि 240 ट्रेडिंग सेशन का हम मतलब समझने के लिए मान लेते हैं कि 240 ट्रेडिंग सेशन होते हैं हॉलीडे छोड़ के, सैटरडे संडे, तो लगभग 1584 खरब डॉलर प्रतिवर्ष की ट्रेडिंग करेंसी मार्केट में होती है। और दोस्तों इस बीच में आपको बता देना चाह रहा हूँ कि भारत में करेंसी ट्रेडिंग जो है सिर्फ NSE, BSE, MCX, SX और यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होती है। जो विदेशी ब्रोकर हैं, जो भी जिनके आप ऐड देखते हैं, वो पूरी तरह से उनमें ट्रेड करना या पैसे डालना पूरी तरह से अवैध है। वो फेमा के रूल्स का उल्लंघन होता है। फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट जो होता है उसके अगेंस्ट ही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मुद्रा बाज़ार में ऐसे कोई भी विज्ञापन, इस पर मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा बाद में, अभी इसकी बात नहीं करते हैं यहाँ पे करेंसी ट्रेडिंग की, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा ये। 100 करोड़ 1 अरब के बराबर, 100 अरब 1 खरब के बराबर। हम यहाँ पे मतलब डॉलर को यहाँ पे मतलब स्टडी करने के लिए कंपेयर करके देख लेते हैं कि 1 बिलियन डॉलर होता है 7500 करोड़ रुपए का, 7500 करोड़ का। तो 100 बिलियन डॉलर होंगे 7.5 लाख करोड़, मतलब एक TCS कंपनी की जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से 7.5 लाख में हमने 16 का ये गुना कर दिया, क्योंकि हमें मुद्रा बाजार का वैल्यूएशन जो है वो करना है रुपए टर्म्स में। तो इसका लगभग हो जाएगा 120 लाख करोड़। मतलब ये रिलायंस जो है, रिलायंस की वैल्यू अभी 14 लाख करोड़ के समथिंग है। हम इसको 12 लाख मान लेते हैं समझने के लिए कि रिलायंस की वैल्यू है 12 लाख करोड़। तो 10 रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बराबर मुद्रा बाजार में सालाना ट्रेडिंग हो जाती है। कोई भी कितने भी पैसे कमा सकता है मुद्रा बाजार से भी। मुद्रा बाजार में बड़ी बड़ी IT कंपनियों को हेजिंग करनी पड़ती है, ट्रेडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उनके बिजनेस को हेज करने के लिए, ताकि उनको करेंसी में मतलब फ्लक्चुएशन के कारण घाटा ना हो। तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी मतलब हेज करके चलती हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियों का काम है। तो इसमें छोटे प्लेयर भी, इंडिविजुअल भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऑथोराइज एक्सचेंज, ऑथोराइज ब्रोकर के थ्रू ही करना है। तो आपने ये देख लिया है कि रिलायंस जो है उसके 10 गुना मुद्रा बाजार में सालाना ट्रेडिंग हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मार्केट में शेयरों के जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते हैं, वो उससे आपको डरना क्यों नहीं चाहिए, और क्यों मतलब आपको समझने की ज़रूरत है। तो हम ये मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में, आपने व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र सुना होगा, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्ट में बात कर लेते हैं। महंगाई एक कारक है जो शेयर के मूल्य जो होते हैं उनको प्रभावित करने के लिए। तो महंगाई यदि बढ़ती है तो कमोडिटी बढ़ती है। मतलब हम कह सकते हैं कि कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही तो महंगाई बढ़ रही है। महंगाई यदि बढ़ रही, कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही, तो उत्पादन लागत भी बढ़ेगी वस्तुओं की,
उत्पादन लागत बढ़ेगी तो व्यापार की लागत भी बढ़ जाएगी, व्यापार करने का खर्च बढ़ेगा, कंपनी का खर्च बढ़ेगा, आय कम हो जाएगी, इसलिए कंपनी की आय कम हो जाएगी। कंपनी की आय कम हो गई तो स्वाभाविक सी बात है मुनाफा भी कम होने वाला है कंपनी का। कंपनी का यदि मुनाफा कम हो जाएगा तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लाभांश मिलने के चांस कम हो जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं, लाभांश मिलेगा नहीं, डिविडेंड नहीं मिलेगा, कंपनी बोनस शेयर भी नहीं देने वाली है। तो इस एंटिसिपेशन में शेयर प्राइस घट जाएगा। मतलब यदि कोई मैक्रो इकोनॉमिस्ट मार्केट में पैसे लगा रहा है तो वो क्या करेगा, इस टाइम पे महंगाई बढ़ने के कारण शेयर बेच देगा। वो अलग बात है कि कोई फंडामेंटल एनालिस्ट या टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो अपना उसका व्यू अलग हो सकता है उस टाइम पे। लेकिन जैसे कोई लंबे समय का निवेशक है जो बाजार को समझता है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो अपना पैसा निकाल लेंगे। हो सकता है कि छोटे ट्रेडर इस टाइम पे मतलब शेयर को ले लें, या कुछ भी हो सकता है। मार्केट इरेशनल, मतलब शेयर प्राइस जो है वो इरेशनल, इस पर अलग से वीडियो लाने वाला हूँ मैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि यदि महंगाई बढ़ रही है तो शेयर का प्राइस घट जाता है, और महंगाई घट रही तो शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए। मतलब एक इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट जो है, महंगाई बढ़ने वाला एक माहौल बन जाता है तो शेयर प्राइस घटने लगते हैं। यदि एक मतलब मैक्रो इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट रहता है डिफ्लेशनरी रहे तो और ज़्यादा घटने लगते हैं। वो एक उस पर एक अलग वीडियो लाना पड़ेगा। महंगाई बढ़ने पे शेयर के प्राइस एंटिसिपेशन में घटने लगते हैं, क्योंकि एक इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। महंगाई एक कारक है। इसके अलावा और भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कमाई हो गई, इंटरेस्ट रेट। इनकी वजह से भी शेयर के प्राइस जो है वो घटते बढ़ते हैं। यदि महंगाई जो है बढ़ जाती है, महंगाई यदि बढ़ती है तो जैसे कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो मतलब महंगाई बढ़ना माना जाएगा, तो शेयर प्राइस घट जाएंगे, ऋण बाजार मतलब डेट सॉरी बॉन्ड के प्राइस भी घट जाएंगे, और मुद्रा करेंसी भी जो कमज़ोर हो जाएगी, रुपया कमज़ोर होगा, गोल्ड बढ़ जाएगा। तो ये एक कोरिलेशन हमने समझने की कोशिश की है दोस्तों। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई यदि बढ़ रही है तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं। महंगाई जो है, महंगाई के अगेंस्ट बहुत अच्छा हेज है वो गोल्ड माना जाता है। अपने जैसे आप पोर्टफोलियो ले बनाते हैं अपना, तो कुछ परसेंट आपको जो है वो गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है दोस्तों, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस समझा रहा हूँ मार्केट के बारे में। तो दोस्तों आपने ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये मार्केट जो है वो कितना बड़ा है, आप इससे कितना कमा सकते हैं। तो शेयर मार्केट इसमें सबसे छोटा मार्केट है। आप चाहें तो करेंसी मार्केट से, बॉन्ड मार्केट बहुत ज़्यादा इलिक्विड होता है दोस्तों, यहाँ पे इंडिविजुअल प्लेयर कम ही होते हैं बहुत। लेकिन करेंसी मार्केट से आप फॉरेक्स से कमा सकते हैं, फॉरेक्स में ट्रेड करके। कमोडिटी में भी आप कमा सकते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट, इक्विटी जो है वो लंबे समय में, इक्विटी का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि लंबे समय में महंगाई के खिलाफ सबसे अच्छा टूल होता है इक्विटी। वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में मतलब इक्विटी महंगाई के अगेंस्ट बहुत अच्छे रिटर्न देता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, जल्दी से आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।